तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको इनपुट स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा और कुछ मैथ हेडर फाइल के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप देखें, जो आपकी मेमोरी होती है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेकिन मेजरली हम यहाँ पे 3 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है कोड सेक्शन, जहाँ पे आपका कोड रहता है। दूसरा होता है स्टैक, जहाँ पे आपके लोकल वेरिएबल्स रहते हैं। तीसरा होता है हीप, जहाँ पे आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं। अभी हीप के बारे में कोई मतलब नहीं है बात करने का, अभी हम कोड सेक्शन और स्टैक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब आप बोलते हो इंट ए, तो क्या होता है, ए इंटीजर है तो 4 बाइट वो लेगा, तो उतना स्पेस रिजर्व हो जाता है स्टैक में और उसको नाम मिल जाता है ए। अब अगर आप देखो तो ये जहाँ पे होगा स्टैक में, तो वहाँ पे उसका कोई एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है, मान लीजिए ये है। अब आप कहते हो ए असाइन 10, इसका मतलब जहाँ पे वो आपका स्टैक में वेरिएबल के लिए जगह निर्धारित है, वहाँ पे ये 10 चला जाता है। अब कल अगर मुझे उस वेरिएबल जहाँ पे वो है उसके एड्रेस पे उस पर जाना है और उस पर कुछ भी काम करना है, लेकिन एड्रेस वाइज, तो अगर मुझे डेटा भेजना है कंप्यूटर इससे कीबोर्ड से, तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एड्रेस पता कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंड, यानी एम% विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर। इसको बोलते भी हैं एट द एड्रेस ऑफ। तो अगर आप भविष्य में कभी भी एंड या किसी वेरिएबल का नाम लिखें, तो एंड वेरिएबल नहीं कहें या एम% वेरिएबल नहीं कहें, बोलें कैसे? एट द एड्रेस ऑफ ए, एट द एड्रेस ऑफ बी। इस तरीके से आप बोलें तो आपके लिए आसान रहेगा और चीज़ों को समझना भी ज़्यादा बेटर होगा ऐसे। अब इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पे हम सीधे इस प्रोग्राम पे आते हैं। क्या कह रहा है? क्रिएट अ फ्लोट वेरिएबल डेंसिटी, सप्लाई दिस डेटा टू इट एंड शो इट्स एड्रेस एंड वैल्यू। तो चलिए हम कोड पे आते हैं। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं फ्लोट नाम का डेंसिटी, और यहीं पे उसको कुछ असाइन कर देते हैं वैल्यू, लेट से 909.5। ओके, अब क्या करना है मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करना है कि ये स्टैक में कहाँ पे बना है। तो देखिए, एड्रेस जो होता है वो हमेशा अनसाइंड होता है, तो उसके लिए हम %u यूज कर सकते हैं। देन कॉमा, देन क्या प्रिंट करना है? हमें एड्रेस प्रिंट करना है डेंसिटी का। सो एड्रेस ऑफ डेंसिटी, दैट्स इट। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, देयर इज अ प्रॉब्लम, DENSITY, क्या कह रहा है? अनडिक्लेयर्ड DENSITY, DENSITY. Okay, so this is basically the address of the variable density. अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप पहले इसको नई लाइन पे ले आओ कंट्रोल को, उसके बाद आप सिंपली कह दो printf एंड देन वैल्यू प्रिंट करनी है, और वो वैल्यू है कैसी? फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं, और ये क्या है, लिख भी देते हैं हम वैल्यू, ओके, एंड देन डेंसिटी। So now if you run this, so you can see that the value is 909.5 and the address is this. So that is how you see the address of any variable with the help of this reference operator or AND. Okay, now this is what has been done in this particular program. Now input statement. अभी तक क्या हुआ है, आपने जो प्रोग्राम लिखे हैं ना, वो प्रोग्राम सारे के सारे आप जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो प्रोग्राम में ही दे रहे थे, लेकिन ऐसी हार्ड कोडिंग करना सही नहीं है। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं स्कैनएफ। तो स्कैनएफ एक बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि कीबोर्ड से इनपुट को लेके वेरिएबल तक पहुंचा सकता है। सो इट इज यूज्ड टू सप्लाई डेटा वाया कीबोर्ड। अब अगर आप जब स्कैनएफ की बात करते हो ना, स्कैनएफ, सो इट इज स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, तो उसका आर्ग्यूमेंट अगेन क्या होने वाला है? स्ट्रिंग होने वाली है, लेकिन कैसी स्ट्रिंग? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका फॉर्मेट होता क्या है, बड़ा सिंपल है, स्कैनएफ एंड देन इनसाइड द पैरेंथेसिस फर्स्ट यू विल बी राइटिंग व्हाट? एट द एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस पे हमको वेरिएबल वैल्यू भेजनी है? उसका नाम। सो एट द एड्रेस ऑफ दिस यू सेंड द वैल्यू इन दिस फॉर्मेट, दैट इज व्हाट वी राइट। तो अगर आप देखिए इंट ए आप लिखते हो, तो एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, अब आप उसको डेटा भेजना है, तो आप कैसे करोगे? एट द एड्रेस ऑफ ए एंड इनसाइड द डबल कोट्स स्ट्रिंग पास करनी है, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। तो कैसा है? ए इंटीजर है, सो %d। सो दैट इज हाउ यू राइट इट। तो अगर आप इसको देखो कि भाई फ्लोट बी कैसे लिखेंगे, सो हम क्या कहेंगे? स्कैनएफ एंड देन %f कॉमा एट द एड्रेस ऑफ बी।
Likewise, C is a character, so format specifier for character is %C. So scanf %C and then at the address of C, and %C is going to be in double quotes, that means as a string. ठीक. So अब मल्टी वेरिएबल्स इन वन scanf फंक्शन. अब क्या होता है, अभी तो आपने देखा कि साहब एक वेरिएबल था, उसके लिए एक scanf लगा है. तो क्या मेरे पास कई वेरिएबल्स हों तो उनके लिए हम सिंगल scanf से वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं उनके एड्रेसेस पे? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. अब आप देखिए इंट ए एंड बी. अब आप एक और वेरिएबल लेते हैं सी. अब वो क्या है, फ्लोट टाइप का. ठीक है, तो अब हम इनके लिए स्कैनफ कैसे लिखते हैं? अगर मान लो मुझे पहले ए फिर बी और फिर सी के एड्रेसेस पे वैल्यू ट्रांसफर करनी है, देन आई विल बी राइटिंग ए कैसा डेटा टाइप का है, इंटीजर. बी है इंटीजर, तो %d देन स्पेस %d. स्पेस इसलिए लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सा एलिगेंट दिखे आपका प्रोग्राम, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिना स्पेस के भी काम कर सकते हो. देन C is of float, that is %f. तो एक ही scanf से आप मल्टीपल डेटा ट्रांसफर कर सकते हो वाया कीबोर्ड. ठीक है, तो जो पहला वाला %d है वो किसके लिए है? A के लिए, दूसरा वाला B के लिए और तीसरा है C के लिए. ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है. जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, यू विल बी फेसिंग वन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं, आई विल बी गेटिंग कंसोल लाइक दिस. अब जो यूजर होगा साहब, उसको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे पहले ए एंटर करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, या पहले सी करना है. तो बड़ा वो असमंजस में रहेगा. सो टू हैंडल दैट प्रॉब्लम वी डू व्हाट, वी नॉर्मली पास अ स्ट्रिंग बिफोर सप्लाइंग डेटा सो दैट द यूजर कैन नो कि भैया पहले मुझे क्या सप्लाई करना है प्रोग्राम में. सो हेंस बिफोर स्कैनफ ऑलवेज गिव अ मैसेज वाया printf. तो अगर आप इस तरीके से आप printf यूज कर लोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा. चलिए अब यहां से हम कुछ और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं जो बहुत जरूरी है समझना. मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है a, ठीक है, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं कैरेक्टर टाइप का c, या एक और बना लेते हैं, चलिए इंटीजर है, फ्लोट है b. ठीक, अब मुझे क्या करना है, printf इंटर a. अगर मैं सिर्फ ए को ही एंटर करा रहा हूं एक बार में, देन scanf %a, ठीक है, सॉरी %d एंड देन एट द एड्रेस ऑफ ए, जो हम डेटा भेजेंगे वो ए के एड्रेस पर चले जाए. इसी तरीके से हम बी और सी को भी करेंगे. सो लेट अस कॉपी दिस. तो ये हो जाएगा बी एंड एट द एड्रेस ऑफ बी, बी इज फ्लोट सो दिस विल बी %f. लाइकवाइज सी, सो दिस इज C. अब C क्या है? C एक कैरेक्टर है, तो ये हो जाएगा C एंड एट द एड्रेस ऑफ C. अब दोस्तों मान लो मुझे प्रिंट करना है, अब सीधे प्रिंट कर देता हूं, printf इन सारी वैल्यूज को जो यूजर ने एंटर करी. सो A असाइन %d इज इक्वल टू B इज इक्वल टू %f एंड C इज इक्वल टू %c. अब पहले %d में क्या आएगा? A, दूसरे में B, तीसरे में C. सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, सो क्या कह रहा है ये? एंटर द वैल्यू ऑफ ए. अब मैंने ए की वैल्यू एंटर करी, मान लो 10. ठीक, अब उसने कहा बी की वैल्यू एंटर करो, तो बी की मैंने वैल्यू एंटर करी, मान लो 12.9. ओके, ये क्या हुआ? इसने सी की वैल्यू मुझसे ली ही नहीं. बड़ी विचित्र बात है ना? जबकि प्रोग्राम साफ साफ कह रहा है कि भैया सी की वैल्यू लो उससे. ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ है, होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा डायरेक्टली कीबोर्ड से उठ के मेमोरी में नहीं आता. डेटा पहले बफर में आता है और फिर बफर से जाता है आपके मेमोरी में. तो अब इसको प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूं, ध्यान से देखना हो क्या रहा है. अब इसने कहा ए की वैल्यू एंटर करो, मैंने क्या किया? 10 प्रेस किया. 10 प्रेस करने के बाद मैंने क्या प्रेस किया? एंटर. तो वो नेक्स्ट लाइन पे आया. समझ में आई बात? अब वो नेक्स्ट लाइन पे आया एंटर प्रेस करने से. एंटर मतलब अब वो जैसे ही मैंने इसको 10 दिया तो 10 एंटर प्रेस जैसे ही मैंने किया वो 10 आपके मेमोरी में चला गया और वो उस जगह ए पे सेव हो गया. अब आ रही है बारी बी की. बी के बाद मैंने मान लो 6.6 एंटर किया. जैसे ही मैं 6.6 करूंगा उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा. अब 6.6 तो बफर, ये पहले बफर में जाएगा, बफर से आपके मेमोरी में चला जाएगा, लेकिन जो एंटर होगा वो रह जाएगा आपके बफर में. और जैसे ही आप ये एंटर करते हो और सी की बारी आती है ना, तो वो एंटर बफर में ही रहता है. और जैसे ही आप ये एंटर करने के बाद आगे बढ़ते हो तो होता क्या है, वो एंटर ही एज अ कैरेक्टर चला जाता है स्कैनफ के पास. तो इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा.
सब कुछ बड़ा अजीब सा दिखता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए जब भी कभी आप कोई वैल्यूज पहले से दे रहे हो तो कैरेक्टर के पहले एक स्पेस दे दो, जिससे कि वो उसको इफेक्ट को नलीफाई कर दे। नाउ इफ यू रन इट 10, 5.6 एंड नाउ सी इट इज A। कैन यू सी द डिफरेंस? तो ये इफेक्ट जो पहले से कुछ भी था बफर में तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो स्किप हो जाएगा, जैसा भी आपको समझना है। ये हमेशा हमको याद रखना है, ठीक। नाउ write a program to calculate the area and circumference of a circle. The radius should be provided by the user at runtime. तो चलिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट रेडियस, है ना। अब एक और चीज कर लेते हैं, पाई की वैल्यू भी यहाँ पे दे देते हैं 3.14, यहीं पे देते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 मान के चल रहे हैं, आर हमारा वेरिएबल होगा। देन printf इंटर रेडियस। अब हमको क्या कराना पड़ेगा, scanf परसेंटेज f, कहाँ भेजना है, एट द एड्रेस ऑफ रेडियस। देन आपको एरिया प्रिंट कराना है, आप चाहो तो एरिया का एक वेरिएबल भी बना सकते हो, एंड देन एरिया विल बी पाई टाइम्स आर इनटू आर, एंड देन फाइनली we will be doing what, we will be finally printing the radius. So area will be equal to percentage f, and here you simply write area. That's it. So if you run this program, it is asking for radius, let's say 1.0, and the value of area is 3.14. If you want the precision up to only 2 decimal places, that's it. Why it is not giving us? So oh, it is scanf, sorry, printf, so 0.2. That's it. तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफेरेंस भी निकालना होता तो सरकमफेरेंस का एक वेरिएबल बना लेते, 2 पाई आर कर लेते, बस खत्म हो जाती बात, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा, इसको कोशिश प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ अब हम आते हैं मैथ हेडर फाइल पे। बहुत इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है दोस्तों। मैथ हेडर फाइल बेसिकली एक स्टैंडर्ड सी की लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस पहले से हैं, और ये हमेशा याद रखना है कि ये जो भी फंक्शन रिटर्न करता है ये फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है, इंटीजर कभी रिटर्न नहीं करता। तो जो रिटर्न टाइप होगा वो फ्लोट होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि मैथ हेडर फाइल में जितने फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, ऐसे फंक्शंस हैं जिनका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट होता है, ठीक। अब कौन कौन से फंक्शन है भैया, हम ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, हम हाइपरबोलिक फंक्शंस पे जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस पे जा सकते हैं, पावर्स रूट्स पे जा सकते हैं, इनफैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हैं इसमें जहाँ पे उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाती है। फिर आपके थोड़ा सा कुछ नंबर से खेलना है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है, आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल फंक्शन फाइंड करना है, और बहुत सारी चीजें आपको राउंड अप करना है, आपको ट्रंकेट करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखो, अब वही वाला प्रोग्राम सर्कल का हमें अगर निकालना हो विद द हेल्प ऑफ, सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैथ हेडर फाइल, कैसे करेंगे? आप सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लो math.h, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पाई किया था ना, अब इसका सारा खेल खत्म हो गया। अब मुझे देखो, पाई की वैल्यू जो होती है हेडर फाइल में MPI आप लिख दोगे तो वो आपके पास अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे r इंटू आर हम कर रहे थे, उसकी जगह पे हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं r,2, एंड दैट्स इट। इफ यू रन दिस प्रोग्राम इट इज सेइंग सम it is r, nothing, so it will be 1.0 and you will be getting your answer. तो मैथ हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शंस पहले से हैं, तो हमने कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया, पावर का इस्तेमाल किया, m पाई यानी कि पाई किया, m मतलब मैथ मॉड्यूल का पाई, ठीक है। इसमें m कैपिटल होगा, देन अंडरस्कोर, देन पी, ये आपको याद रखना है। तो आते हैं वापस, ठीक। अब जैसे ये है, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और ये -2.5 यूजर ने एंटर किया है, मुझे इसकी एब्सोल्यूट प्रिंट करनी है। तो आप सबसे पहले मान लो x है, और मैं यहीं पे इसकी वैल्यू, या आप यूजर से मांग लीजिए एंटर x, फ्लोट है वो, तो ये x हो गया। अब इसको प्रिंट क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, दिस परसेंटेज f इज इक्वल टू एंड परसेंटेज f।
अब आप देखो पहले यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे जिसका मॉड्यूलस निकालना है, किसका, x का, तो x आ गया वेरिएबल। फिर जो आंसर होगा वो, अब मुझे निकालना क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लोट है ना, एफ एब्स, याद रखिएगा, एफ एब्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्लोट फंक्शन। तो हम x को सप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, लेट्स से आई एम सप्लाइंग टू -6.54, what it should give, it should give 6.54, that is what I got। बात समझ में आती है, कोई समस्या है? ओके अब आप आगे बढ़िए, यही चीज यहां पर समझाई गई है, ठीक है। अब शो दैट साइन टू थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, हमको प्रूव करना है। तो फॉर्म में क्या इस्तेमाल करेंगे, मैथ मॉड्यूल से साइन कॉस के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जो एंगल होता है, याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो हमेशा रेडियंस में होता है, तो डिग्री को रेडियन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला, क्योंकि पाई का इस्तेमाल करेंगे तो पाई के लिए मैथ मॉड्यूल में है m_पाई, तो हम उसकी भी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। सो चलिए अब हम यहाँ पे थीटा एक LHS कह देते हैं और एक RHS कह देते हैं। अब आप LHS क्या है, साइन टू थीटा, और RHS क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक। अब यहाँ पे यूजर क्या एंटर करेगा, थीटा, ठीक है। जैसे ही वो थीटा एंटर करेगा तो हम थीटा में क्या असाइन करेंगे, थीटा टाइम्स पाई बाई 180, ये हम कर देंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम LHS इवेल्युएट कर लेंगे, LHS क्या था, साइन ऑफ 2 थीटा, बस खत्म हो गई बात। RHS इवेल्युएट कर लेंगे, वो क्या था, साइन ऑफ थीटा टाइम्स कॉस ऑफ थीटा एंड देन 2 वाज आल्सो देयर, तो हम यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 sin THETA, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट क्या करा देंगे, LHS भी प्रिंट करा देते हैं और RHS भी प्रिंट करा देते हैं। सो दिस इज LHS and this is RHS, that's it। So there is a problem, there is missing semicolon, so if you run this now, so enter the value of theta, let's say I am entering 15, so you know अगर मैं 15 एंटर करता हूं तो साइन टू थीटा विल बी साइन 30 एंड साइन 30 इज 0.5, तो लेफ्ट साइड में भी 0.5 के पास आना चाहिए, राइट साइड में भी 0.5 के पास आना चाहिए। देन यू कैन सी LHS is coming out as 0.5, RHS is also coming out as 0.5, यहाँ पे तो आ गया। ऐसा हो सकता है ना आए, क्यों, क्योंकि ट्रंकेशन हो जाती है कितनी बार कि भाई 0.5 आ गया, डेसिमल के बाद वो क्या आएगा 0.499999, तो वो ट्रंकेशन एरर है, क्योंकि वहाँ पे जो कंप्यूटेशन वो करता है आपके मैथ फंक्शन, वो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन होती है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन अप टू सर्टेन प्रिसीजन तक ही लेते हैं, तो इसलिए वो ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी गिवन इंटीजर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लो मेरे पास एक नंबर है, ये कुछ नंबर है, मुझे जानना है कितनी डिजिट्स है। मेरे को अभी लूप तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इस फंक्शन का बेस 10 पे लॉग ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूं साइंटिफिक नोटेशन में तो ये हो जाएगा दिस टाइम 10 to the power 5। अगर बेस 10 पे मैं लॉग लेता हूँ इसका, तो ये क्या होगा, लॉग ए टाइम्स बी। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो गया। अब आप देखो लॉग बेस 10 10 to the power 5, एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 5 प्लस दिस वैल्यू। ओके, अब अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दो तो आपको मिला क्या, 5। अब अगर उसमें एक ऐड कर दो, सो दैट इज योर नंबर ऑफ डिजिट्स। देख लो 6 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। सो दैट इज हाउ यू कैन टेल दैट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एन इंटीजर विदाउट यूजिंग लूप। दिस इज द ब्यूटी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो सब क्या रिटर्न करते हैं, फ्लोट, है ना। तो जब वो फ्लोट रिटर्न करते हैं, अब ये वैल्यू फ्लोट होगी तो उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग। कास्टिंग पहले समझिए। देखिए मेरे पास सोना है, क्रूड फॉर्म में पड़ा हुआ है, मतलब कहीं कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको मैं पिघलाता हूँ। जब मैं सोने को पिघलाऊंगा और उसको सांचे में डालूंगा, देन आई कैन गेट ज्वेलरी, इजंट इट। दिस मेथड इज कॉल्ड एज कास्टिंग। सो
transforming one form into another is what we call it casting. Similarly in C also एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप की कास्टिंग, कन्वर्जन, यानी कि टाइप कास्टिंग. सो वी आर डूइंग कास्टिंग ऑफ टाइप, डेटा टाइप. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल है, जिस भी डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है उसको पैरेंथेसिस में रखो, उसके बाद उस वेरिएबल को दे दो, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात. या डेटा दे दो, एक ही बात है. यहाँ पे देखो अगर मैं int 5.5 लिखता हूं तो क्या होगा, 5.5 फ्लोट है. अब देखो int आगे लगा दिया तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो 0.5 के बाद जितना भी लिखा हुआ है वो सब ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा. गेटिंग 5. अब ऐसे फ्लोट 6 लिखा हुआ है, 6 इंटीजर है तो वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा 6.0000 इस तरीके से. तो अब ये प्रोग्राम हम बना सकते हैं बड़े आराम से. लेट अस सी. तो सबसे पहले मुझे एक नंबर चाहिए, ठीक है साहब, इंटीजर होना चाहिए वो नंबर, ठीक है. तो इंटर नंबर एंड परसेंटेज डी, और किसके एड्रेस पे पहुंचाना है मेरे को, एन. अब मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है. अभी आप देखो यहाँ पे कैसे होगा. तो नंबर ऑफ डिजिट, मैं सबसे पहले इस नंबर का लॉग बेस 10 लेता हूं, ठीक है. अब जो भी लिया वो फ्लोट होगा, फिर मैं क्या करता हूं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं और उसमें 1 ऐड कर देता हूं. जैसे ही मैंने किया तो अब मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ डिजिट्स. अब इसको असाइन किसको कर दूंगा, नंबर ऑफ डिजिट्स नाम के वेरिएबल को. काम खत्म हो गया. सो printf परसेंटेज डी, उसको लिख देते हैं सही से, नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज डी. अब पहले क्या आ रहा है देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन परसेंटेज डी, मतलब किसमें, नंबर में. व्हाट इज द नंबर, वेरिएबल इज एन, और उसमें कितनी डिजिट्स हैं, दैट इज एन डी. सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, ओ सेमीकोलन मिसिंग, सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, लेट्स से इट इज 2 5 4 6 7, how many digits, let us see. So 5 it is saying, so 1 2 3 4 5, yes 5 digits are there. Again run, 1 0 2 0 1 2 1 4, how many digits are there, 8, check, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 digits are there. So without using any loop, with the help of simple mathematical concept, you can tell how many digits are there. And the concept which we have used is typecasting. That is what we call as typecasting. तो क्या करना है, जिस भी वेरिएबल का या जिस भी इंफॉर्मेशन का, जिस भी डेटा का आपको टाइप चेंज करना है, उसके आगे पैरेंथेसिस में आप वो डेटा टाइप लिख दीजिए जिसमें उसको आपको कन्वर्ट करना है. दैट्स इट, वेरी सिंपल. तो यही काम यहाँ पे हमने करके दिखाया है. अब अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये बेसिकली फ्लोर होता है. अब आप देखो, अगर मेरे पास एक x1 की वैल्यू है 2.5 और x2 की वैल्यू है -2.5, अब मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पे क्या है, फ्लोट हो रहा है, ठीक है. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये समझ लीजिए आप दोस्तों. मॉड x की वैल्यू n होगी अगर x n और n+1 के बीच में लाई करेगा. सिंपल इतना. अगर x मान लो 5 और 6 के बीच में लाई करता है तो मॉड x की वैल्यू क्या, नॉट मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी व्हाट, 5. अगर 7 और 9 के 8 के बीच में लाई करता है तो क्या होगा, 7. तो अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो 0 होगा. 1 और 2 के बीच में लाई करता है तो 1 इसकी वैल्यू होगी. अगर -1 और 0 के बीच में लाई करता है, छोटा कौन है, -1, सो -1 वैल्यू हो जाएगी. ऐसे तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे, दैट इज हाउ इट विल लुक. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और जो हम प्रोग्रामिंग वाइज अगर देखें तो उसको हम कहते हैं फ्लोर. सो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, -2.5 का -3 हो जाएगा, ठीक है. सो फ्लोर इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एनी गिवन नंबर, ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, फ्लोर क्या रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू. सो टू गेट द इंटीजर वी हैव टू टाइप कास्ट इट. तो चलिए फटाफट देख लेते हैं. एक आपने नंबर एंटर किया, मान लीजिए ये हम फ्लोट है, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. अब हमको कुछ नहीं करना है, हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है. सो हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, परसेंटेज f इज इक्वल टू परसेंटेज. अब देखो अगर आप परसेंटेज f ही रहने देते हो थोड़ी देर के लिए, और मेरे को क्या करना है, n और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n निकालना है. सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, सो लेट्स से एंटर नंबर इज 2.3. क्या होना चाहिए,
2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 आना चाहिए इसका आंसर, तो इट इज 2.000, क्योंकि हम हर फंक्शन मैथ्स का क्या रिटर्न करता है, इंटीजर फ्लोट रिटर्न करता है, तो मुझे इसको टाइप कास्ट कर देना है इंट में, दैट्स इट। अगर मैं कहता हूँ 2.5 से, ओह देयर इज अ मिस्टेक, हियर इज द मिस्टेक, so if you run it now 2.5, so what it is returning 2। वहीं अगर मैं इसको रन करता हूँ -3.5 होता, तो ये -4 और -3 के बीच में है, which one is less, -4, so what should be the value, -4, so if you run this you will be getting -4। इस तरीके से ये मैथ्स फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ एज एन असाइनमेंट, प्लीज करिएगा, बड़ा आसान है, ठीक। ये इसमें क्या है, पाइप में फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, और आपको ये इक्वेशन को यूज करके कोड लिखना है। कोड मैंने लिखा ही हुआ है, आप भी एक बार कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो किसी भी जनरल प्रोग्राम में आप जानते हो 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो हेडर फाइल होती है, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने यूज नहीं किया अभी, फिर आता है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ही आपका प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। अब मेन फंक्शन में आप क्या करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहला काम आप क्या करते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, यानी डेटा को इनपुट करते हो, ठीक हो गई बात। डेटा इनपुट करने के बाद आप कैलकुलेशंस करते हो, और कैलकुलेशंस के बाद जो कैलकुलेशन का आउटपुट होता है उसे प्रिंट कर देते हो, बस। तो ये ध्यान क्या रखना है, किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल होगी, यूजर डिफाइंड फंक्शन और मेन फंक्शन, और मेन में हम वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे जितने भी हैं, फिर जो डेटा है उसको स्कैनएफ के माध्यम से ले लेंगे, फिर कैलकुलेशंस कर लेंगे, फिर रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे, दैट्स इट। तो आपका ये अगर प्रोग्राम आप देखो तो आपने यहाँ पे क्या किया है काम, आपने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अगली बार ये देखो इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल को आप सप्लाई कर रहे हो, डेटा को आप सप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं। सो डेटा इनपुट आपने कर दिया, फिर यहाँ पे क्या किया आपने, कैलकुलेशंस करी, फिर यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट को डिस्प्ले किया। तो कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें हेडर फाइल के बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे यहाँ नहीं भूल जाइए, तो हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में आप डिक्लेयर करोगे, डेटा इनपुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे और रिजल्ट को डिस्प्ले कर दोगे, बस खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इस लेक्चर में इतना ही, अब हम अगले लेक्चर में आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू।